तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी जमालियात का शाहकार मस्जिद नबवी जहाँ पुकार गुनाहगार की सुनी जाए जहाँ पुकार गुनाहगार की सुनी जाए मेरे इलाह का दरबार मस्जिद नबवी दिलों को अपनी तरफ खींचते रहे ताइब दिलों को अपनी तरफ खींचते रहे ताइब हमेशा सूरत दिलदार मस्जिद नबवी तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हम बात करते हैं उस रहमत की, उस बरकत की कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर लाकर हमें तफरीक ख़त्म कर दी। ज़िंदगी में जब हम तफरीक ख़त्म करते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि किसी अमीर को गरीब पर और किसी गरीब को अमीर पर कोई बरतरी नहीं, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई बरतरी हासिल नहीं मौजूद। तो यहाँ पर हमें आकर अपनी ज़िंदगी में एतदाल को, ज़िंदगी में अपने साथ मोहब्बत को और अमन के पैगाम को साथ थामने रखता था। और बिल्कुल जनाब, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब प्यार, मोहब्बत और अखलाक से आप बात करते हैं तो चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद है। आई एम सॉरी फॉर द लेट। आज हमारे डॉक्टर समीना हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे स्किन और एस्थेटिक के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे साथ दूसरे मौजूद है डॉक्टर शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी शबीर भाई, शब्बीर शफकत भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? और अनिज़र भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। आज मैं लेट हो गया था और अनिज़र भाई ने आज प्रोग्राम को, चीज़ों को देखा। और यहाँ पर हम ज़िंदगी को ये कहते हैं कि ज़िंदगी के साथ साथ बहुत प्यारी बात ये होती है कि चीज़ों को अब सम करें। डॉक्टर साहब, स्किन के हवाले से बात, डिहाइड्रेशन
स्किन के अंदर खुश्की और अजीब सा कलर हो जाना सर्दियों में, कभी कुछ अजीबोगरीब कुछ चीजें हो रही होती, तो जरा उस बारे में बात बताइए। जी जी जरूर, क्योंकि वेदर ऐसा है ना इस तरह, इस वक्त वैसे ही डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है, तो उसमें सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि आप अपनी स्किन का जितना बेस्ट ख्याल रख सकें। एक तो आप ओरल अपनी डिहाइड्रेशन, क्योंकि इतनी प्यास नहीं लग रही होती, वेदर इस तरह का होता है तो हम उस तरफ से लापरवाह हो जाते हैं, इतना पानी नहीं पी रहे होते, तो वो आपको प्रॉपर अपनी हाइड्रेशन एक रखनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा स्किन केयर की तरफ आ जाते हैं तो सन ब्लॉक जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, वो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं कि सर्दी है इतनी नीड नहीं है, या यहाँ कुछ एरियाज हैं जहाँ बादल ज़्यादा रहते हैं तो समझते हैं कि हदीस की नीड नहीं है, लेकिन वो मॉर्निंग में उठ के सबसे आपका मेन इंग्रेडिएंट है। और उसके साथ मॉइस्चराइज करना, ठीक है, मॉइस्चराइज आप जितना अच्छा रखेंगे अपनी स्किन को उतनी बेस्ट रहेगी, अदरवाइज वही स्किन सन डैमेज होने लगता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेजेस तो वो बादलों से भी क्रॉस करके आ रही हैं, आप अपने घर के अंदर हैं, आपकी विंडो से भी क्रॉस करके आ रही हैं, आपकी लाइट से आ रही हैं, आपकी एलईडी स्क्रीन से आ रही हैं, तो जितना आप बेहतर अपने प्रोटेक्शन, सबसे पहले प्रोटेक्शन है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो आप पहले ही प्रिवेंशन करेंगे, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट रखेंगे, तो आप उस लेवल तक जाएंगे नहीं कि आपको ट्रीटमेंट की नीड हो। तो सबसे बेस्ट फैटी मॉइस्चराइज़र हैं, वो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा नीड होती है। नाइट टाइम पे जैसे आप पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर सकते हैं, या जिन लोगों को एक्जिमा का इशू होता है, मतलब ड्राइनेस रूटीन से ज़्यादा होती है, तो उनके लिए वो बेस्ट रहता है। लेकिन पेट्रोलियम जेली काला नहीं करेगी? नहीं, नाइट टाइम पे आप जैसे मॉइस्चराइज कर लिया, स्वयं गोरे सुबह उठे तो हफ्ते नहीं ऐसा नहीं होता, वो एक मिसकॉन्सेप्शन है ना लोगों का, उसका ये है, ये नहीं कि आपने भर भर के लगानी या धूप में निकल जाना उसको लगा के। नाइट टाइम पे ज्यादा आपने अच्छी तरह मॉइस्चराइज किया, उसके ऊपर से लाइट सी लेयर लगानी होती ताकि वो मॉइस्चराइजर को लॉक कर दे, अदरवाइज ये होता है कि एवोपरेट कर जाते हैं, तो स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फैटी वो जो है लोग अजीब से कुछ समझेंगे, फैटी आपने कहा कि आपको वो लगाना है सनब्लॉक मॉइस्चराइजर, हाँ, क्योंकि उसमें देखें एक होते जेल बेस्ड होते हैं, जिनके एक्ने प्रोन स्किन है या जिनकी पहले ऑयली स्किन है, उनको फैटी मॉइस्चराइजर सूट नहीं करते। उनमें फैटी मॉइस्चराइजर में आपके सम ऑयल्स एडिड होते हैं, उसमें भी वेजलिन या पेट्रोलियम जेली ऐड होता है, पैराफिन होता है, इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ताकि आपको ज़्यादा मॉइस्चराइज रख सकें। ठीक है, शिव भाई आपकी तरफ आते हैं। आजकल हॉट टॉपिक जो चल रहा है हम उस पर बात करते हैं। जैसे कि एक तो फिर टैंकर ने एक तालिब इल्म की जान ले ली जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, घर का वाहिद बच्चा, और वालिद की दुहाइयाँ देखकर तो अच्छे अच्छों की आंखों से आंसू निकल गए। और डंपर माफिया या टैंकर माफिया का कुछ नहीं जाता, घरों के चिराग बोले जाता है। देखिए वो उस जिसका बच्चा गया है वो तो दुहाई देगा, उसका दिल भी फटेगा, वो रोएगा भी, लेकिन हुक्मरानों के नहीं होते। जिनकी बाबे अख्तियार के पास जिनके अख्तियार है, जो इनको सज़ा दे सकते हैं, वो नहीं, वो बेहिस हैं। इसलिए डंपर माफिया जो है ना, इनको खुली छुट्टी मिली हुई है। आप देखिए ये इस रफ्तार से चला रहे होते हैं कि ये ऐसे चल रहे थे जैसे ये हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, और इनको जो आप अगर डंपर पे बैठेंगे तो नीचे वाले आपको बिल्कुल छोटे नजर आ रहे होते हैं। और वाटर टैंकर को भी आप देख लें, और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर आप इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपके खिलाफ काम शुरू हो जाता है। तो अवाम क्या करे, कराची की अवाम तो यकीन करें, मैं कहता हूं कि इसको कूजे में बंद कर दिया गया है। ना हिल सकते हैं, ना आवाज दे सकते हैं, ना शोर कर सकते हैं। कराची की अवाम के साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, क्योंकि आप देखिए डंपर माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती हैं। लेकिन डंपर क्योंकि ये होना तो ये चाहिए कि अगर ट्रैफिक के हादसे में अगर कोई ड्राइवर किसी को मारता है तो उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए कि सख्त सजा मिले। वो क्या करते हैं, आपने उसको गिरफ्तार किया, दूसरे दिन उसकी जमानत हो जाती है। उस बंदे ने जिसने किसी की जान ले ली, और एक बंदा जो घर का वाहिद चिराग था, एक ही बेटा था, उसको आपने मार दिया है बेदर्दी के साथ, और उस बंदे को जब जमानत आराम से मिल जाएगी तो वो तो दंदनाता फिरेगा ना, तो उनके अंदर, ड्राइवर के अंदर खौफ कहां से आएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि वायलेशन ये होती है कि आपने सीट बेल्ट पहनना है, आपके पास तमाम दस्तावेजात पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये जो टैंकर चला रहा था ये भी छोटी उम्र का बंदा था। देखिए बात दरअसल मकसद ये कि वायलेशन तो आप खुद फैला रहे हैं ना। अगर आप टैंकर माफिया, डंपर माफिया की बात करते हैं तो वायलेशन तो आप खुद फैला रहे हैं। ठीक है, मसला ये है, वो आपकी एक बात दुरुस्त है, लेकिन मसला ये कि टैंकर माफिया का जो मसला ये है ना कि एक तो ये ओवर स्पीड बहुत चलते हैं, फिर दूसरा ये होता है कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है, ये जितने भी हैं मोस्टली इनके पास नहीं होते, और फिर दूसरी बात यह है कि इनको खौफ नहीं होता कानून का। ऐसे ही है। और एक तो ना कि SOP बनी जाएगी भी इन डंपर्स वालों को इस रफ्तार के साथ चलना होगा, लेकिन आप देखिए ये इस रफ्तार से चलते हैं कि जहां आप इनको ब्रेक लगाते लगाते भी ये 10-15-20 गाड़ियों को मार के चले जाएंगे। ऐसे ही है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इनको जब तक आप ड्राइविंग के अंदर आप कानून में तरमीम नहीं करेंगे कि जो ड्राइवर अगर किसी को भी उसकी गाड़ी से हलाक होगा
तो उसको सजा मिलेगी। उसकी जमानत कम से कम 1 साल तक तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा शबीर भाई, मैं एक बात बोलता हूँ कि हम लोगों से सीखते हैं ना, मैंने आपसे सीखा, डॉक्टर साहब आई, इन्होंने कहा कि स्किन पे जो है वो आपको नरिश रखना है, चीज़ों को सीखता है ना इंसान। हमने चाइना से काफ़ी कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तमाम चीज़ों। चाइना ने कहा कि मैंने करप्ट नहीं लोगों को अपनी फहरिस्त में से निकाला तो मैं आज कामयाब हूँ, ये सबको पता ये बात। अच्छा, उसके बाद ये क्यों नहीं होता कि जिस टैंकर या जिस डंपर से घर का चिराग गुल हुआ, चाहे वो बेटा है, बेटी है, मियाँ है, बीवी है, जो भी, उस डंपर या उस टैंकर को बेचकर वो पैसा जो है उस घर वालों को दें, तो जब इस तरीके से बिकने शुरू होंगे, सजा मिलनी शुरू होगी, तो शायद चीजें रुक जाएं। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मसला पता क्या है, आप देखें जिस केस को हाईलाइट कर दिया जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है, तो उनकी तो दारसाई होती है। और आपने देखा एक औरत ने कारसाज पे मारा था बाप बेटी को, जब वो केस ज्यादा हाईलाइट हुआ तो उनको पैसे भी अच्छे खासे मिल गए और जख्मियों का भी इलाज प्रॉपर हो गया। लेकिन जिस केस को हाईलाइट नहीं किया जाता उन बेचारों को कुछ नहीं मिलता। होना तो यही चाहिए कि जो गाड़ी से बंदे का हो, एक रख लिया जाए कि जैसे दुबई के अंदर है, अरब के अंदर है, कि अगर आप एक्सीडेंट के साथ कोई बंदा मरेगा उसको इतने 1000 दरहम मिलेंगे, ताकि उनको कोई कंपनसेशन तो मिले ना। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये गवर्नर साहब ने भी कहा था कि जो डंपर के हादसे में जो बंदे मरेंगे मैं उनको प्लाट दूंगा। ऐलान हो गया था, लेकिन उनको प्लाट वगैरह किसी को नहीं मिले। खबर का प्लॉट मिलेगा उनको। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल आया है कि आपका आजकल 2 टोन स्किन तो एक नेचुरल फिनोमेना है आपका, लेकिन लोग एक एक्स्ट्रा ब्राइट कलर चाहते हैं ना, कि लाइट जाए तो उनकी शक्ल से लाइटिंग हो रही है। बिल्कुल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? हाँ, क्योंकि आप देखें, असल चीज़ होनी चाहिए कॉम्प्लेक्शन के बजाय आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, एक हेल्दी लुकिंग हो। बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज, आज जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आते हैं, एक्ने के आते हैं, पिगमेंटेशन के आते हैं। हमारी एशियन स्किन ऐसी कि हम फौरन से हमारा पिगमेंट रिलीज होने स्टार्ट हो जाता है। तो वो इस, और ज़्यादातर लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्लियर कि सनब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे जो हमारी स्किन में मेन इंग्रेडिएंट है वो सनब्लॉक, आप वो लगाएं। आपकी अगर खुदा न खास्ता हो चुकी है पिगमेंटेशन, उसको ट्रीट करें। आपकी स्किन एक नॉर्मल टोन में होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि ग्लो करें। हमें ज़्यादातर लोग क्या आते हैं, हमें गोरा कर दें, कोरियन ग्लास स्किन बना दें। हम उन्हें पूरी कोशिश होती है कि उन्हें समझा दें भाई वो जो आप वाइटनिंग ड्रिप कह रहे हैं, वो लोगों ने मशहूर कर दिया वाइटनिंग ड्रिप, असल में वो एंटीऑक्सीडेंट है। आपका जहाँ वेयर एंड टीयर हो रहा है वो उसको रिपेयर करेगा। आप रेगुलर सेशन लेते हो, हाँ, विटामिन सी है, ग्लूटाथायोन है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट है, स्टेम सेल्स उसमें आप रेगुलर लोग, इतना होगा जो आपका बर्थ कलर है, जो नॉर्मल कलर है वो वापस आएगा। और आपकी अगर पिगमेंटेशन 2 टोन हुई है उसको सेटल डाउन, ये कॉन्सेप्ट हटा दें। तो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो आपका नेचुरल कलर देखो, आप वो स्किन कलर नहीं चेंज कर सकते। आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हेल्दी स्किन हो। जैसे बेबीज हैं, वो चाहे सांवला है, गोरा है, उनकी इतनी फ्रेश स्किन होती है कि वो खूबसूरत लग रही होती है। असल चीज वो है कि आपने आपके एक माइंड बनाना है कि सिर्फ गोरा होना खूबसूरती नहीं है, या सिर्फ कोरियन ग्लासेस, उनकी जीन्स कुछ और है, उनकी नेचुरल स्किन ही ऐसी है। अब ये नहीं कि हम फेशियल कर दें या ये कर दो वो कर दो। ज्यादातर लोगों का क्या डिमांड आती है, कोरियन ग्लास स्किन कर दो, और वो भी एक ही ट्रीटमेंट में कर दें। भाई आपकी स्किन डैमेज अगर हुई हुई है तो आप बहुत सब्र आजमा, क्योंकि सालों का डैमेज होता है तो जाने में अगर बहुत भी कम टाइम लगे, 6-8 महीने लग जाते हैं। तो आप जितने पंक्चुअल रहोगे, अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहोगे, तो एक आपकी हेल्दी स्किन आ जाएगी। अच्छा, लोग चाहते हैं कि रातों रात बम फट जाए और बम फट जाए, जोर आवाज आए, वो तो गोरा हो गया, गोरे हो गए। इस बारे में मजीद जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार मैं डॉक्टर साहब बोलूंगा कि इसमें कसूर आप लोगों का भी है, डॉक्टर्स का भी, क्योंकि मैंने जितने डर्मेटोलॉजिस्ट देखे कोई काला देखा ही नहीं, सारे गोरे होते हैं। तो मसला नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारा तो यही कॉन्सेप्ट, जो आते हैं हम उन्हें तो यही, आप, हाँ, ये जरूर है, क्योंकि जितने ज्यादा आजकल एस्थेटिक क्लिनिक है, हर एक पे डॉक्टर भी नहीं है, तो वो उन्होंने लोगों का कॉन्सेप्ट, या पता नहीं हमारे शायद एशियन, हम वैसे डार्क कॉम्प्लेक्शन के, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स है, या कह लेना चाहिए कि शायद सिर्फ गोरा होना ही खूबसूरती है। तो वो इसलिए हर स्पेशली लड़कियां और बहुत से लड़के भी, उनकी भी ये डिमांड होती है। मजीद जानेंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लम। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ,
की नगरी के गलियों में क्या है, वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवागाहों के एक सिलसिला है, जिसकी हर सुबह शम्सो दुहा है, जिसकी हर शाम बदरो दुजा है, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। और जनाब वेलकम बैक। और अब हमें ज्वाइन इन किया है अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद फैसल सियालवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुफ्ती जाहिद साहब के शागिर्द हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, और जैसे कि हमारे शबीर भाई ने कहा कि ऑयली स्किन के बारे में बात करें, लेकिन ऑयली स्किन भी ड्राई हो जाती है, आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, आपको साबुन भी ऑयल बेस्ड यूज़ करना पड़ता है जिसके अंदर ऑयल मौजूद हो, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, ऑयली स्किन हो तो उसका ये मतलब नहीं कि आप मॉइस्चराइज़र नहीं करें, उनके लिए डिफरेंट मॉइस्चराइजर होते हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र या जेल मॉइस्चराइज़र कहते हैं, तो वो उन्हें यूज़ करने पड़ते हैं। हाँ, अगर एक्ने स्किन के ऑयली स्किन के साथ साथ एक्ने का प्रॉब्लम है ना, तो उसकी प्रॉपर एक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन की हुई है एक्ने ट्रीटमेंट में, यूएसए का इंस्टीट्यूट है फेस रियलिटी एक्ने एक्सपर्ट, तो उसमें भी एक होते हैं हार्मोनल एक्ने, कुछ फंगल एक्ने, कुछ इम्पोस्टर्स होते हैं जो आप समझ रहे होते हैं कि एक्ने है बट वो एक्ने होते नहीं असल में, तो उसकी प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की नीड होती है। ये जो आपको मेरी स्किन पे नजर आ रहा होगा, ये अजीब से स्पॉट्स हैं और ब्लैक स्पॉट्स बहुत हो गए, तो इसको रिमूव कैसे किया जाए? इसके लिए देखें डिफरेंट ट्रीटमेंट है, उसके लिए पील्स भी यूज होती है। अब मैं जैसे आपकी प्रॉपर एक एग्जामिन करूंगी तो मुझे आपके इस एरिया में ज्यादा फंगल एक्ने लग रहा है, तो फंगल एक्ने के लिए एंटी फंगल भी यूज करने पड़ते हैं। आपको डैंड्रफ है तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी वंस अ वीक जरूर यूज करना पड़ता है। बिल्कुल, मैं एक बारे में बात करते हैं, हम एक चीज को सम करते हैं और उसके बाद बिल्कुल जी मैं एक चीज बताता चलूं कि फवाद शेख साहब की आज बर्थडे है, तो हम उनको बहुत बहुत, फवाद भाई आपको सालगिरह मुबारक हो और आप जिए हजारों साल। और जिस तरीके से आप नुजरत को अकोमोडेट करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, तो नुजरत और हमारी तमाम की जन्म से फैसल शेख साहब आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जी मैम, दोबारा कंटिन्यू करते हैं, मैं सालगिरह भूल जाता हूँ, लोग बेचारे दुनिया में आते मैं भूल जाता हूँ। तो मकसद ये है कि मैं अगर ट्रीटमेंट करवाता हूँ इस एरिया की तो कितना टाइम लगेगा? ये देखें उसमें आप अब एक स्किन ट्रीटमेंट से ना थोड़ा सब्र आजमा काम है। ठीक है, ठीक है। आपके फंगल एक्ने हैं, आपको प्रॉपर डेंड्रफ ट्रीटमेंट करवानी है, डेंड्रफ करेंगे। हेड में बहुत डेंड्रफ है। हाँ, क्योंकि ये आपके वो नजर आ रहे एरिया हेयर लाइन के साथ आपकी नेक पे होंगे, छोटे छोटे एक्ने होते हैं और वो डिफरेंट होते हैं एक नॉर्मल हार्मोनल एक्ने से। तो इसके लिए भी एंटी फंगल आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो लग जाते हैं 2-3 मंथ्स लग सकते हैं। मतलब आपसे ट्रीटमेंट हो रही है मेरी, मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, डन हो गया। एक्सपेंडिचर भी पूछे ना, किसी चार्जेस कितने होंगे ये भी तो पूछे, बहुत सारा पब्लिक को पता है, नहीं हो सकता वो ऑफ पे फिर पहुंच जाएंगे लोग, क्योंकि लेकिन एक चीज होती है कि देखिए हमारा जो इनके साथ टर्म होता है वो यही होता है कि जब लोग हमें देखते हैं चीजें क्लियर होना शुरू हुई हैं तो फिर वो इनसे राब्ता करते हैं। शबीर भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब बड़ा अफसोस के साथ, क्योंकि मैम भी इस चीज को एग्री करेंगी, अगर इफ यू डोंट माइंड, आप मैरिड हैं? जी, ठीक है, बच्चे हैं? हाँ जी, अच्छा, बच्चों का पहला, अगर बाप दूर है तो एक सवाल होता है ना, अगर आपसे पूछे, बेटी से पूछे जाए तो आप बेटी अब्बू की तरफ जाएंगी तो बोलेगी मैं जाऊंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। बेटी का सवाल है। एक बच्ची को ऑफलोड किया गया जी, बच्ची 3 से पौने 3 साल की है और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसको ऑफलोड इसलिए कर दिया गया कि बच्ची से पूछा गया कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कतर में अपने बाबा के पास जा रही हूँ। तो कहा बेटा वापस, कहती मैं वापस तो नहीं आऊंगी, तो उसको ऑफलोड कर दिया कि डंकी मारेगी बच्ची। अब मुझे बताएं कि कानून कहाँ है? देखिए मैं आपको बताऊं कि हम अनसिविलाइज्ड लोग हो चुके हुए हैं, हमारे अंदर एहसासात ख़त्म हो चुके हैं, हम अपने तौर पे ही सोचते हैं। वो अगर बच्ची अपने बाप के पास जा रही है तो आप कैसे कह रहे हैं, वो तो मासूम बच्ची है, उसको उसने तो कहा मैंने नहीं आना। 3 साल की बच्ची, वो तो मासूम है, ज़ाहिर है उसके दिल में ये मोहब्बत है, वो बोलते मैं अपने बाबा के पास ही रहूंगी, मैंने नहीं आना। तो इसका ये मतलब क्या हो गया, आपने पहले से ये चीज़ ले ली, आपने ऑफलोड का एक सिलसिला चला रहे हैं, उसी के अंदर सबको आप रगड़ रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि पूछने वाला कोई नहीं, और ऐसे भी बात हमें पता चला है कि लोग जो है दे दिला के भी जा रहे हैं
भाई आप पकड़े। ओके, ये मुझे नहीं पता था। नहीं है, ये भी अतलात आई हैं, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि आप एक छोटी बच्ची से आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, कोई मुनासिब है बच्ची से ये सवाल करना? अच्छा, यही वाली बात है कि ये सच स्टूपिड थिंग यार, कि आप बच्चे को बच्ची से आप पूछ रहे हैं, आप किस कैटेगरी के लोग हैं कि आप इस बच्ची से ये पूछ रहे हैं? आप बच्ची को समझ रहे हैं कि बच्ची भी इस तरह की होगी? ऐसे ही है। बच्ची अपने बाप से मिलने जा रही है, तो आप जब बच्ची को पूछेंगे तो वो तो मोहब्बत में बोलेगी मैंने अपने बाबा के पास ही रहना, मैंने नहीं आना। अच्छा, एक चीज और है, एक खातून ने हंगामा राय की जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर था। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, आपकी नई शादी हुई, आप क्या करने जा रही हैं मियाँ के पास? दिस इज अ रिडिकुलस क्वेश्चन कि आप पूछ रहे हैं, मतलब आप पर्सनल ऑफेंसेस पे क्यों जा रहे हैं? आप कितना देर का स्टे है, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, वो तो समझ आती है, आप करने क्या जा रही हैं? आप मुझे बताएं, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क बता दें कि जहां एमिग्रेशन के अंदर ऐसे सवाल पूछे। मैं दुनिया घुमा हूं, मैंने यकीन करें मेरे पासपोर्ट को कहीं भी मैं गया हूं, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया नहीं है। उन्होंने देखा है, उन्होंने स्टंप लगाई और एग्जिट की भेज दिया, कभी नहीं। यहां आपके पास क्या होगा, भाई अगर हमारे बंदे डंकी लगा रहे हैं, उनके पास सारी चीजें मौजूद हैं, तो आप उनको क्यों रोक रहे हैं? वो जिनके पास जा रहे हैं वो रोके ना, आप दूसरों की जिम्मेदारी अपने मुल्क में क्यों ले रहे हैं? दूसरी बात ये है कि मैं एक बात कहता हूं कि शबीर भाई, अगर आप मुझे स्पॉन्सर करें किसी भी कंट्री से, भाई आप अपना काउंटर लगा दें, 10 दिन पहले आप मेरी तस्दीक करें कि आया मैं डंकी लगाने वाला सेक्शन में जा रहा हूं या किससे, ये तो आपकी जो है वो फोर्स होनी चाहिए ना। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जी बाहर वाले मुल्क वाले कह रहे हैं आपके बंदे जो गैर कानूनी तौर पे, तो भाई उनका काम है ना रोकना। हमारे पास जो बंदा यहाँ से जा रहा है पाकिस्तान एयरपोर्ट से, किसी भी एयरपोर्ट से, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट सारे उसके लीगल है, उसके वीजा लीगल है, उसकी टिकट लीगल है, सारी चीजें सही है। अब ये आपकी जिम्मेदारी, हम अपने लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, ये मजीद बातें हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त हम अलामा साहब से जानेंगे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान कीजिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हर एक पहलू मुसलमानों के लिए मसले राह है। अगर हम आपके इस्लाम लाने से कबल के हालात को देखें या इस्लाम लाने के बाद के हालात को देखें, या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद आपके खलीफा मुंतखब होने के बाद के हालात को देखें, तो हर एक पहलू आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुसलमानों के लिए एक मसले राह है। जिस पहलू पर अगर हम आपको देखें, शुजाअत पर देखें, आपकी सखावत पर देखें, तो हर एक पहलू हमें जो है ना एक अया रास्ता नज़र आता है। अब हम देखते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम लाने से कबल आपकी शख्सियत कैसी थी, अहले मक्का आपको किस निगाह से देखा करते थे? तो हम देखते हैं कि आप उन शख्सों में शामिल होते हैं जो अहले मक्का के 11 सरदार थे, उन 11 सरदारों में आपका शुमार होता है। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त भी दियत और तवान जैसे अहम फैसले करा करते थे। यानी उस वक़्त अगर किसी को चोरी हो जाती तो आप अगर हुक्म फरमा देते कि इस पर तवान लाजिम है, तो तमाम सरदार आपके फैसलों को मुत्तफ़िक़न मानते। और आप उसके ऊपर दियत का हुक्म देते तो आपका ये दियत का हुक्म भी माना जाता। इसी तरह देखें, जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेकर आए, इस्लाम के बाद फिर आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वज़ीर ख़ास रहे, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जो कुर्बत आपको रही उसने आपकी शख्सियत को और निखार दिया, आपकी शख्सियत को 4 चांद लगा दिए। आपकी शख्सियत ने इस्लाम लाने के बाद, एक होता है इस्लाम लाने से कबल, जब इस्लाम ले आए, इस्लाम लाने के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ रहकर आपके साथ जो अहद वफ़ा किया, जो आपके साथ तकवा और तहारत में, जो आपके साथ मोहब्बत में आपने कमाल तक पहुंचे, उसकी कोई नज़ीर और कोई मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद अगर हम देखें कि आपकी विसाल के बाद आपने किस तरह इस उम्मत को मुत्तहिद किया और इस उम्मत के मामलात को किस तरह आपने चलाया, क्योंकि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से ज़हरी तौर पर विसाल फरमा गए, तो फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक़्त मुसलमान अपनी आवाज़ खो बैठे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सैयदना उमर फारूक नंगी तलवार लेकर बाहर आए, फरमाया अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वफ़ात पा गए तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। वो अपने रब से मिलने गए हैं, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मिलने के लिए गए थे। उस वक्त सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन तक अगर आपको कोई शख्स आके सलाम कहता तो आप सलाम का जवाब न देते, तो लोग हैरत से पूछते हमने आपको सलाम किया है, क्यों आप पर इस तरह की कैफियत तारी थी कि हमारे महबूब जिनके हम सुबह शाम जलवा किया करते थे, जलवे देखा करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस कैफियत के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ऐसी जात थी जिन्होंने मुसलमानों को सहारा दिया, जिन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद किया। उस वक्त क्योंकि मुर्तदीन भी लोग बहुत ज्यादा हो रहे थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़हरी वफ़ात के बाद लोग मुर्तद होते गए, किसी ने ज़कात का इनकार कर दिया तो किसी ने जिहाद का इनकार कर दिया, कोई इस्लाम से मुनहरिफ हो गया।
तो उस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात थी जिन्होंने उस वक्त मुसलमानों को मुत्तहिद किया। और फरमाया जो उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ज़कात दिया करता था और ज़कात की बकरी की ज़कात देता था तो उसके साथ रस्सी भी लेकर आता था, अब अगर वो रस्सी नहीं लेकर आएगा तो मैं उसको भी कोड़े मारूंगा। पूरा इस्लाम में दाखिल हो और पूरे वही कानून होंगे जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में थे। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी तरह उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद रखा, मुत्तफिक रखा। और चाहे आपके दौर में खत्म नबूवत पर भी डाके डले गए, लोग नबूवत का दावा भी करने लगे, उस वक्त भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खत्म नबूवत पर पहरा दिया और मुस्लिम कज़्ज़ाब के मुखालिफ खड़े हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत हर पहलू से आया है। हम जिस पहलू में देखें, अगर मोहब्बत में देखें तो वह भी कमाल है कि बिल्कुल। एक बात मैं ये बोलूंगा हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान की अगर हम एक सम करके बच्चों को बताएं तो आपने इस्लाम के गुलदस्ते को समेटा उस डोरी की तरह, जैसे कि आप फूल को डोरी में बांधते तो एक गुलदस्ता बन जाता है, ऐसे ही है। बिल्कुल जी मैम, आपकी तरफ आते हैं। ये पूछा जा रहा है, दो तरफ से सवाल है। ख़वातीन के अंदर जब फॉलिक एसिड की कमी होती है तो पिंक डार्क लिप्स जो है वो डार्क हो जाते हैं, और जो स्मोकर हजरात हैं उनके जो लिप्स डार्क हो जाते हैं उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए? उसके लिए देखिए लेजर सबसे बेस्ट रहता है, पिको लेजर कहलाता है। वो आपकी दर्द करता है वैसे? नहीं, पिको लेजर में कुछ लोगों की हाँ पेन टॉलरेंस बहुत कम होती है तो उनको हम नमिंग क्रीम लगा देते हैं। अदरवाइज बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है, कोई डाउन टाइम नहीं है। आपको अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है 3 to 4 सेशन लेने पड़ते हैं, वो आपकी पिंक स्किन आपके जो चाहे लिप की है या बाकी डार्कनिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाती है। उसके साथ फिर लिप टिंट वगैरह यूज़ होता है, वो अगर आप करवाना चाहें वो भी एक है, लेकिन पहले लेजर से रिमूव कराना मस्ट है। जो डार्क आपकी पिगमेंटेशन आ जाती है ना वो रिमूव हो जाती है। तो वो एक ही सेशन में हो जाती है? एक में नहीं होती। अगर मतलब लाइट है आपकी, न्यू है तो वो पॉसिबिलिटी है 1 to 2 सेशन, लेकिन अगर आपकी बहुत डार्क है तो आपको मे बी 3-4 या समटाइम्स उससे ज़्यादा सेशन की नीड हो। तो आप लोगों का पैकेज होता है, ये क्या होता है ये जानेंगे। ब्रेक के बाद हम एक और इलामा ज्वाइन इन करेंगे और वो भी मुफ्ती जाहिद के शागिर्द हैं। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान सर। और जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ पर ज़िंदगी में मोहब्बत है, प्यार है, खुशी है, वहीं दुख है कि नदीम उस्मानी भाई जो कि प्रोडक्शन में होते हैं और प्रोग्राम्स आप डिफरेंट उनके हाथ से किए हुए प्रोग्राम्स देखते हैं जिसमें टॉक फॉरम सर फहरिस्त है, उनकी वालिदा का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया और जिनका नमाज जनाजा नमाज जुमा के बाद है। मैं बता दूंगा कि इस मस्जिद में है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। और साथ साथ ये वाली बात कि जो मस्जिद तालीम बाग के सामने जो है वो अदा की जाएगी उनके नमाज जनाजा। और एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करता चलो, इलामा साहब भी हमें ज्वाइन किया, इलामा कारी मोहम्मद सुहेब सईदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रज़ाए इलाही से क़ज़ाए इलाही से इंतकाल नहीं होता, रज़ाए अल्लाह की रज़ा से इंतकाल हुआ। क़ज़ाए इलाही जो लोग लिखते हैं तो उसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। शबीर भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बात बताइएगा कि हमारे यहाँ पर अब सियासत से हट जाते हैं ना, नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं, कहा यह जाता है कि लड़कों को ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है, ये तो लड़का आया उसको डेंट पेंट की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करें ऐसे बंदे? नहीं, ये लड़के को क्यों नहीं जरूरत, क्या लड़का इंसान है, उसको खूबसूरत नजर नहीं आना क्या? वो यही चाहते खूबसूरत नजर आए, खूबसूरत नजर ना आए। ये तो पार्लर वाले खूबसूरत बना देते हैं ना। बाद मैंने शादी में देखा लड़की अच्छी खासी होती है लेकिन वो पार्लर से आते तो खूबसूरत हो जाती है, इतनी ड्रोनी लग रही होती है कि जिसकी हद नहीं है। बात है जमीर घर भी जाना लेकिन हकीकत बात तो बेहतर होता है, लेकिन बात ऐसे होते हैं कि बड़े अजीब नजर आती हैं। तो लड़कों को तो खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर लड़का अच्छा, अगर लड़की अच्छी है और लड़का अच्छा नहीं है और साथ जा रहा तो लोग बोलेंगे यार ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जा रहा है, ये लंगूर के साथ अंगूर। तो आप ये चाहते हैं कि लड़के लंगूर ही बने रहे? नहीं, असल में मैं ये चाहता हूँ कि देखें अब जैसे डॉक्टर साहब बैठी हैं, लड़कों के भी मैसेजेस आए हुए हैं कि हमारी स्किन वाकई में कुछ लड़कों की जो है वो इनर बॉडी बड़ी गोरी होती है, नहीं क्योंकि एक्सपोज जो एरिया होता है चेहरा और आपके हाथ और गर्दन एक्सपोज हो रही थी जो कि बाइकर हजरात हैं। जी। तो उनके लिए मैं मैम से कहूंगा कि उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा? जी, उनके लिए देखें अगर हो चुका है तो ऑब्वियसली आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। उसमें वही जो आपको बताया लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, मीज़ोथेरेपीज़ हैं, PRPs हैं, ये सारी ट्रीटमेंट, और साथ में टॉपिकल भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले आपको पहले भी मैंने बताया सबसे जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि सन डैमेज हो रहा होता है, सन ब्लॉक, और मॉर्निंग में जैसे सन ब्लॉक से पहले आप एक विटामिन C अगर अपने साथ ऐड कर लेते हैं कोई सीरम क्रीम फॉर्म में, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि एंटीऑक्सीडेंट है, वो सन ब्लॉक के इफेक्ट को भी इन्हांस कर देता है और सन डैमेज को भी प्रिवेंट करता है। अच्छा मैम एक चीज
अजीज अदनान अली खान ने कहा कि मैं आपसे हर एक घर की बंदी की ट्रीटमेंट लूंगा, लेकिन हमें मॉडल के तौर पर एक भाई मेरी ये है, मैं करवाऊंगा जरूर मैम से। और बाकी रमीज भाई का थोड़ा सा सनबर्न यहाँ पे हुआ हुआ है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट करा के आपके सामने एक मॉडल लेकर आएंगे, या आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ लाकर अगर आप हम पे ट्रीटमेंट करें तो वो यहाँ देखें जो जैसे डर्मा पेन से है वो तो पॉसिबल है, लेकिन जो प्रॉपर लेजर डर्मा पेन तो बहुत दर्द करता है वैसे। नहीं, उसमें हाँ टाइम बहुत कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको नमिंग क्रीम की एटलीस्ट 40 मिनट्स वेट करना पड़ता है। नमिंग क्रीम अच्छी क्वालिटी की होती है तो कोई दर्द नहीं होता। आपके इंस्टीट्यूट में आकर हम वहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल वो बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो लेजर मशीन है वो काफी बड़ी है, उनको लाना इतना पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपके स्टूडियो में छापा मारते हैं, ठीक है, वहां पर आते हैं और फिर मैं डॉक्टर समीना हबीब का एड्रेस भी आपके सामने होगा, फिर आप जाइएगा जरूर, जाकर वहां पर जो है अपनी ट्रीटमेंट्स करवाएं। तो मैं और रमीज भाई हम दो आपके क्लाइंट्स आते हैं आपको। अच्छा जी शबीर भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, मैंने छोड़ दिया कोई सा, नो रमीज भाई नो शो, आपका क्या क्वेश्चन होगा पर्सनल अपनी लाइफ का कि मुझे इस चीज में प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा। मैंने तो अभी पूछा इनसे जब वक्फा हुआ था, मैंने यही कहा कि ऑयली स्किन जो है, क्योंकि मेरी अपनी भी ऑयली स्किन है, मेरे बेटे की भी ऑयली स्किन है, तो ख्वाह सर्दी हो गर्मियों में ऑयली स्किन का जो है ना ये सामना करना पड़ता है। और मेरा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बेटे के माथे पे जो है ना वो दाने निकल आते हैं, कभी गाल पे निकल आते हैं, तो ऐसे बहुत से हमारे जानने वाले उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो हाँ जी, इनको मैंने बताया, ये देखिए ऑयली स्किन है, तो बहुत से लोग कहते हैं हमारी ऑयली स्किन है, हमें तो नीड ही नहीं कुछ लगाने की, हम कुछ लगाते ही नहीं है, और उस वजह से स्किन और ज़्यादा डैमेज हो रही थी। उनके लिए देखिए आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने, उनके लिए मॉइस्चराइजर भी डिफरेंट आते हैं, उनके लिए सन ब्लॉक भी डिफरेंट आते हैं। सन ब्लॉक सीबम कंट्रोल में आते हैं, जो आपकी सीबम मतलब ऑयल को कंट्रोल रखते हैं। तो आपने प्रोडक्ट सारी यूज़ करनी, ये नहीं कि ऑयली स्किन है तो हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, तो इस वजह से ज़्यादा स्किन डैमेज हो रही थी, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, एक्ने बहुत बन रहे होते, क्योंकि ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसी में कोई डर्ट कोई इम्प्योरिटीज हो जाती हैं, तो वो आपकी एक एक्ने के फॉर्म में आ जाते हैं। मैं विद सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन पूछा ही गया कि मैंने एक बहुत मशहूर बंदे का टीवी पर देखा कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उसके ऊपर आप मज़ीद सरसों का या जैतून का तेल लगाएं। मैंने लगाया 15 दिन और उसके बाद स्किन की ऐसी हालत हो गई कि घर वाले भी नहीं पहचानते। नहीं, आप देखें ऑयल नहीं लगा सकते, जो ऑयली स्किन है आपके नेचुरल ऑयल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, आपने उसको बैलेंस करना है, इसलिए ऐसे इंग्रेडिएंट्स लगाए, जैसे आपको सन ब्लॉक है सीबम कंट्रोल, आपका सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जो नेचुरल ऑयल है, तो उसको आपने कंट्रोल रखना है। आपकी स्किन ये नहीं कि बस हर वक्त ऐसे लगे कि ऑयल निकल रहा है, उसको कंट्रोल रखना है, आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी, आपकी जो ऑयली स्किन के साथ प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, टैनिंग हो रही होती है, एक्ने हो रहे होते हैं, सनबर्न हो रहा होता है, वो भी कंट्रोल रहेगा। डायरेक्ट आप ऑयल नहीं, इवन जो कोमेटोजेनिक रेटिंग एक्ने कॉज करते हैं, तो जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है, उनको ऑयल अवॉइड करना चाहिए। शबीर भाई, आपके लिए सवाल ये आया है कि आप मुझे ये बताएं कि हमारा एहतसाब कौन करेगा कि मेरे दो भाई, मतलब एक कज़न और एक मेरा सगा भाई, हम सऊदीया जाने के लिए उन्होंने अप्लाई किया, अकामा सब कुछ मौजूद है, ऑफलोड करके 10 साल के लिए बैन करवा दिया। देखिए ये कितना बड़ा जुल्म है, ये कितना बड़ा। अब ये और इसमें नीचे उन्होंने ये भी लिखा है कि भाई हमारे दोनों के पास एक एक घर था जो बेचकर हम रोड पर आ गए, अब हमारा कौन हाल पूछेगा। यही तो मसला, ये मैंने आगे भी आपसे ये कहा, हम दूसरों की जंगें लड़ते रहते हैं। अभी अगर दुनिया को मसला है इलीगल एग्रीमेंट माइग्रेशन का, तो हम क्यों उसकी कीमत अदा करें, हम अपने लोगों की क्यों बलि चढ़ाएं। देखे ना, अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये बंदे जो अपनी नौकरी के लिए गए हैं, जब इनके पास सब प्रॉपर चीजें मौजूद हैं, तो हम उनको जो ऑफलोड कर रहे हैं, उनको कंपनसेशन कौन देगा। आप हर बंदे को कह रहे हैं कि ये डंकी लगा रखे, आप दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सारे गलत लोग ही हैं। तो हमें चाहिए कि अपने लोगों को कंपनसेट करें, अपने लोगों के साथ ताउन करें, अपने लोगों का ख्याल करें, ना कि अपने दूसरों को खुश करने के लिए हम अपने लोगों के लिए की बलि चलाते रहें। दूसरा सवाल, अगर आप कोई अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं या अपनी कोई बात बताते हैं, बदतमीजी मत करें, टाइम मत बर्बाद करें, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बने, कोई सुनता ही नहीं है। बात यही है कि जब अदलिया जो है बेबस हो जाती है, जब हमें वहां इंसाफ नहीं मिलता, तो इनको पता है कि ये कहां जाएंगे। अब मैंने आप आगे भी पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि हम सवाल नहीं कर सकते, ऐसा माहौल बना दिया गया है, हमने सिर्फ जुल्म बर्दाश्त करना है, हमने ज्यादती बर्दाश्त करनी है अदारों की, और कुछ नहीं करना। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। एक बंदे ने, मैंने फेसबुक पे वीडियो वो देखा, वो बोला मैं यूरोप से आया हूं, तो मैंने इमिग्रेशन वाले को बोला अस्सलाम वालेकुम, तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया,
और रूल ने हमारा पासपोर्ट ऐसे देखा और ऐसे कर दिया। बोलते हैं जबकि मैं जहां से आया हूं तो हमारी वो चेकिंग जब कर रहे थे तो हमें कह रहे थे हाउ आर यू गोइंग फलाना ये ढिमका, बाद में बोलते आखिर बोलते हैव अ नाइस डे, बोलते हैं इस तरीके से। और अपने मुल्क में तो हमारे साथ ऐसे रूल बात करें, क्योंकि इनके माइंड सेट है अदारों के जो बैठे हुए हैं ना FIA में दूसरे, सही कह रहे डायरेक्टर साहब, माइंड सेट है कि आपने अवाम को जो है ना हकीर समझना है और उनकी दारसाई भी नहीं होनी। आपने देखा कि कितने ASF वालों ने, FIA वालों ने एयरपोर्ट पे लोगों को मारा है, औरतों को भी मारा है, बच्चों के सामने मारपीट हुई है, तो कोई उनकी हुई उनकी सजा, उनको पनिशमेंट मिली। ही। अच्छा एक बात मैं और ये कहूंगा, मुझे वो लगे शर्मित आपको तो ट्रैवल बैन है, नहीं भाई बात करेंगे अगर जाना होगा। अच्छा जी, हम अलामा साहब के पास तरफ चलेंगे और हमारे पास 2 मिनट मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि सैयदना अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारका इस्लाम से पहले क्या थी? उससे पहले वो जबरी थे, उससे पहले वो गुस्से वाले थे, या उससे पहले भी इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शफकत का अंसर रखते थे ज़िंदगी में? इस पे पहले रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप शर्म व हया के पैकर थे, आप अमीन ताजिर, अमीन सादे के लक़ब से आपको याद किया जाता। कुफ़ार मक्का कहा करते कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कारोबार करो, नफ़ा तो कम हो सकता है लेकिन धोखा कभी नहीं हो सकता। आपकी ज़ात हमें यह सिखाती है कि हमने दुनिया में मोहब्बत बांटनी है। इस्लाम लाने से कबल आपका इखलाक किरदार आला नमूना था। जब देखा जाता कुफार मक्का की मुशावरत होती, कोई भी मीटिंग होती, तो जितने भी रोसा थे, शुरफा, उमरा थे, कुरैश के बड़े बड़े सरदारान थे, तो सिद्दीक़ अकबर की राय को फौकियत दी जाती, मोतबर समझा जाता। और जब किसी जगह कोई फसादात या झगड़े का मामला होता तो सिद्दीक़ अकबर सालसी का किरदार अदा फरमा के उस फसाद को, झगड़े को ख़त्म फरमाते। सिद्दीक़ अकबर की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। जैसे कि भाई फरमा रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में भी ये मामला चल चुके हैं, तो हम अपने खुलफाए राशिदीन को हमें देखना चाहिए कि उनका इखलाक क्या था, उनका किरदार क्या था। ये तो इस्लाम लाने से पहले की बात है कि सिद्दीक़ अकबर आप शर्म हया का पैकर, अहद वफा का पैकर शुमार होते। अमीन ताजिर के लक़ब से कुफ़ार मक्का आपको याद करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हसीरत है हमारे लिए, जब उनको देखा जाए तो हमें जिंदगी गुजारने के तमाम मामलात हमें मिल सकते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इस्लाम है ही मोहब्बत, अमन और वफा का पैकर का नाम इस्लाम है। इस्लाम में एक चीज मैं बताऊंगा कि इस्लाम के अंदर इतनी मोहब्बत है कि अमेरिका के अंदर कुरान की तिलावत जो है वो जेल के अंदर बंद कर दी गई है। ये ओपन रिपोर्ट है, कोई मैं अपनी रिपोर्ट नहीं, क्योंकि तेजी से इस्लाम फैल रहा है। अच्छा जी, कुछ लोगों ने इसलिए इस्लाम को कबूल किया, कुछ फीमेल्स ने, अंग्रेज फीमेल्स ने, क्योंकि वो कहती कि हम पार्टीज में नहीं जाना चाहते, लेकिन लोग कहते कि जाओ। तो एक मुसलमान लड़की ने कहा कि अगर तुम्हारा मियाँ मना कर देता तो तुम्हारा रब भी तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम जाओ। तो फिर उसमें जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इसी के साथ वक्त खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया। 1 मिनट मौजूद है, जल्दी जल्दी सब मैसेज देते जाते। मैम क्या मैसेज देंगे? जी बस अपना ख्याल रखें, अपने स्किन का, और आपसे ट्रीटमेंट कराएं। जी शबीर भाई। हाँ जी, अपना ख्याल रखेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रीटमेंट की। मैं यही कहूंगा कि जी बस दुआ करते रहे कि खुदा जो है हमारे मुल्क को सलामत रखे और ऐसे हुक्मरान दे कि जो अवाम के भलाई के लिए और खुदा के खौफ के अंदर जिंदगी बसर करने वाले हो। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन इन करने का और इंशाल्लाह आपसे रब्ता करते हैं हम। शबीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अलामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अब सादिका बाजी ज्वाइन इन करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।